हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डील करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस को डील किया था। और जैसा आप जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है। इसके बिना तो बातचीत ही संभव नहीं है, इसलिए हम इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस कहते हैं। और इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ थोड़ा सा टिपिकल भी है। किस लिए टिपिकल है वो आप लोग देख चुके हैं पिछले वीडियो में। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग इस वीडियो को आगे शुरू करें, हम लोग फिर से जरा सा देख लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कुछ जानकारी फिर से देख लेंगे जो आपके स्क्रीन पर है। इसकी पहचान क्या है, इसमें टेंस है तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसमें एक्टिव में हेल्पियो क्या लगता है, पैसिव में हेल्पियो क्या लगता है, वो सारी चीज़ें आपके डिटेल दी हुई है स्क्रीन पर, जो आप फिर से नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपने पिछले वीडियो में नोट नहीं किया हो तो। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखा है तो फिर इस वीडियो को न देखकर मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ उस वीडियो को पहले देखिए ताकि ये वीडियो आपको ठीक से समझ में आए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, जो वीडियो एक तरह से देखा जाए, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने पहले पढ़ाया तो वो पहला पार्ट हुआ और इंट्रोगेटिव दूसरा पार्ट हुआ। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जब मैं जिस वीडियो में पढ़ा चुका होता हूँ उसमें मैंने पूरा डिटेल दिया हुआ होता है, इसलिए जब दूसरा वीडियो आप देखते हैं उससे रिलेटेड तो उसमें आपको उतना डिटेल शायद कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी ना दी जाए। शायद मैं ये सोच के चलूँ आपको तो पहले वाली वीडियो में बताया जा चुका है तो फिर से बताने की क्या ज़रूरत है। इसलिए मैं आपसे ये चाहूँगा कि अगर आपने मेरा इसका पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देखें। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं ये कहूँगा कि आप सबसे पहले मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को जो मैंने सबसे पहला वीडियो अपलोड किया था जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस को डील किया गया था उसको जरूर देखें, क्योंकि उसको मैंने बहुत ही डिटेल के साथ बताया है, बहुत ही डिटेल के साथ। और उसमें जो कुछ बताया गया उसका फ़ायदा बाकी सारे वीडियो में होने वाला है। तो मैं चलिए शुरू करते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में ज़्यादा जानकारी ना देते हुए मैं सीधे वाक्य पे आऊँगा। आपके सबसे पहले आपके स्क्रीन पे जो वाक्य मैं आज डील करने वाला हूँ दिया हुआ है, उन वाक्यों को आप देख लीजिए। इन्हीं को मैं डील करने वाला हूँ, एक एक करके समझाऊंगा, बताता जाऊँगा किस तरह से ये वाक्य बनते हैं। तो आज सबसे पहला वाक्य जो हम लोग डील करने वाले हैं वो आपके स्क्रीन पर है। पहला वाक्य, वह कितना पैसा कमाता है। वो कितना पैसा कमाता है, तो हमेशा की तरह क्या करते हैं, सबसे पहले देख लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों है। प्रेजेंट इंडेफिनिट इसलिए क्योंकि ये वर्ब है कमाना, कमाना शब्द के साथ ता है जुड़ा हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इतना ही नहीं, इस वाक्य को पढ़कर लग रहा है वह कितना पैसा कमाता है, यानी हमेशा। अगर कोई कमाता है तो हमेशा कमाता होगा, हमेशा की उसकी कमाई की बात हो रही है, तो इसलिए हमेशा की बात जब हो तभी उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट की श्रेणी में रखते हैं। ऐसा नहीं कि ता है शब्द देखते ही हम लोग सोच ले कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में किया था, जिसमें हमने दिखाया था, एक दो सेंटेंस करके आपको दिखाया था, जिसमें मैंने बताया था कि देखने में तो लग रहा था वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं था, क्योंकि उसमें वाक्य के अंत में ता है ती है जरूर आया था, लेकिन वाक्य पढ़कर ये नहीं लग रहा था कि किसी की आदत की बात हो रही हो या बताने की कोशिश की जा रही हो कि कोई काम हमेशा होता है, बल्कि उन वाक्यों को पढ़कर ये लग रहा था कि काम भविष्य में होने वाला है। इसलिए हम लोगों ने उन वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं रखा था। एनीवे, उस वीडियो को जरूर देखिए, तब आपको और डिटेल में जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें वर्ब क्या है। वर्ब है कमाना, कमाना वर्ब है, कमाना वर्ब है, क्योंकि इसमें ना अक्षर जुड़ सकता है। वर्ब किसको कहते हैं, जिसमें ना अक्षर जुड़ सकता हो। इसको भी हम लोग बार बार बताते चले जाते हैं कि कमाना, जिस वाक्य में जिस शब्द के साथ ना अक्षर जुड़ सकता है उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि इस वाक्य को पढ़कर ऐसा भी लगना चाहिए कि कोई काम हो रहा हो, किसी काम के होने का संकेत मिल रहा हो शब्द से, तब हम लोग उसको वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे कमाना वर्ब है। अब इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट खोजना है। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए क्या करते हैं, क्रिया के पीछे किसको लगा के प्रश्न करते हैं, किसको कमा रहे हो। अगर आपको प्रश्न सुनने में अटपटा लगा तो क्या लगा के प्रश्न कर लीजिए, क्या कमाते हो, क्या कमाते हो। भाई उत्तर मिला पैसा कमाते हैं, पैसा ही कमाया जाता है, और भी बहुत कुछ कमाते हैं, लेकिन यहाँ पे पैसे की बात हो रही है तो हम लोग पैसा को ऑब्जेक्ट मान रहे हैं। ऑब्जेक्ट खोज लेने के बाद क्या खोजते हैं, जी हाँ, फिर वही काम सब्जेक्ट खोजना है। सब्जेक्ट खोजने के लिए क्या करते हैं, क्रिया के पीछे कौन शब्द लगा के प्रश्न करते हैं, कौन कमाता है, कौन कमा रहा है या कौन कमाता है। उत्तर मिला वह, तो वह हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मिल जाने का क्या मतलब हुआ, वाक्य एक्टिव है। अगर वाक्य एक्टिव है तो हेल्पियो के साथ में डू या डस लगना चाहिए, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा वह, तो वह की इंग्लिश होती है ही, और ही के साथ क्या लगता है, डस। तो यहाँ पे हेल्पियो हम नोट कर लेते हैं, डस। हेल्पियो मिल गया, हेल्पियो मिल जाता है तो क्या किया जाता है, सीक्वेंस देकर ट्रांसलेशन किया जाता है। ये किस तरह का वाक्य है, ये एक प्रश्नवाचक वाक्य। किस तरह से पता, इन शब्द को देख के बता सकता है कोई भी इंसान की ये प्रश्नवाचक है। कितना जो लिखा है इस शब्द को देख के आप बता सकते हैं कि ये वाक्य प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक मतलब वो ऐसे शब्द कुछ दिए होंगे उस वाक्य में जिसको पढ़कर लगता है कि आप किसी से कुछ पूछ रहे हो, जैसे कौन, कहाँ, कब, कैसे, कितना, कितनी, किसका, किसकी, किसको, किससे इत्यादि शब्द दिए होंगे जिसको देख के आप कह सकते हैं कि वाक्य प्रश्नवाचक है। तो चलिए जी फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश बनाएंगे। प्रश्नवाचक शब्द आपके सामने क्या है, कितना। कितना की इंग्लिश क्या होती है, हाउ मेनी या हाउ मच।
मैंने ये भी बताया किस तरह से निर्धारित किया जाता है कि हाउ मच लगेगा या हाउ मेनी। उसका सिंपल सा ट्रिक क्या होता है, कितना के साथ जो शब्द लिखा होता है उसको पहले इंग्लिश में कन्वर्ट करिए, इसके साथ क्या लिखा हुआ, पैसा, पैसे को इंग्लिश में कन्वर्ट करिएगा तो पैसे की इंग्लिश क्या होती है, मनी, और उस कन्वर्ट किए हुए शब्द के साथ 2 3 4 लगा के देखिए, 2 मनी, 3 मनी, 4 मनी। क्या ये सुनने में सही लगता है? नहीं। कोई ऐसा कहता है कि आपने कभी किसी को सुना इस तरह कहते हुए कि मेरे पास 2 मनी है, तुम्हारे पास 3 मनी है? नहीं। तो इसका मतलब जब कितना कितनी लगा के जोड़ कर देखा, सुनने में गड़बड़ लगा, तो इसका मतलब हुआ ये जो शब्द है पैसा, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ जो कितना शब्द लिखा हुआ उसकी इंग्लिश होगी हाउ मच। ठीक, हाउ मच। नंबर 2 लिखा प्रश्नवाचक शब्द के साथ की हुई संज्ञा की अंग्रेजी। तो प्रश्नवाचक शब्द है आपका कितना, उसके साथ लिखी हुई संज्ञा है पैसा, तो पैसा की इंग्लिश क्या होगी, मनी, हाउ मच मनी। नंबर 3 लिखा हेल्प यू का पहला शब्द, आपने हेल्प यू नोट किया डस, तो डस को लिख देंगे यहाँ पे हाउ मच मनी डस। नंबर 4 लिखा है सब्जेक्ट, अगर वाक्य एक्टिव हो, आप देख सकते हैं वाक्य एक्टिव है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट दिया है, तो सब्जेक्ट की इंग्लिश यहाँ लिख देंगे ही। नंबर 5 लिखा है नॉट, इस वाक्य में नॉट है नहीं, नॉट नहीं है तो छोड़ देंगे। नंबर 6 हेल्प यू का बचा हुआ भाग, तो डस के साथ तो कोई हेल्प यू जुड़ा कोई बचा हुआ शब्द है नहीं, यानी डस के साथ बी, बीन, बीइंग ये सारे शब्द तो दिए नहीं होते हैं, तो बचा हुआ शब्द नहीं है, छोड़ देंगे। नंबर 7 वर्ब, वर्ब क्या है, कमाना, कमाने की इंग्लिश होती है अर्न, और फर्स्ट फॉर्म लगता है प्रेजेंट डिफरेंट में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है अगर वाक्य एक्टिव हो तो। नंबर 6 ऑब्जेक्ट, नंबर 7 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, पैसा, पैसा की इंग्लिश आप यहीं पहले बना चुके हैं, तो इस तरह से वाक्य का ट्रांसलेशन हुआ पूरा, हाउ मच मनी डज ही अर्न। समझ में ना आया हो तो फिर से पलट के देखिएगा, फिर मैं यही कहूँगा 10 बार देखिए, 20 बार देखिए, क्योंकि आपका काम है सीखना है, और सीख तभी सकते हैं जब आप बार बार देखें, उसको समझें, समझने की कोशिश करें। जब एक बार समझ में आ गया ना, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आगे की पढ़ाई आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। चलिए एक और वाक्य आपके सामने, कितने लोग तुम्हें जानते हैं, कितने लोग तुम्हें जानते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट डिफिनिट क्यों है, क्योंकि ते है लगा है, और वर्ब है जानना, वर्ब के साथ ते है लगा है, इसलिए प्रेजेंट डिफिनिट है, और ये वाक्य पढ़कर लगता है हमेशा की बात है। जब आप किसी को जानते हैं तो हमेशा ही जानते होंगे, तो इसलिए इसको हमेशा कहेंगे कि हमेशा होने वाली बात है, इसलिए प्रेजेंट डिफिनिट है। तो सबसे पहले वर्ब क्या है, वर्ब है जान, जान, जान मतलब जानना, जानना वर्ब है। वर्ब खोजने के बाद हमें क्या खोजना होता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट खोजने के लिए क्या करते हैं, क्रिया के पीछे किसको लगा के प्रश्न करते हैं, किसको जानते हो, किसको जानते हो, किसको जानते हो, भाई तुम्हें जानते हैं, तुम्हें ऑब्जेक्ट है, किसको जानते हो, तुम्हें जानते हैं। ऑब्जेक्ट मिल गया, अब सब्जेक्ट खोजना है, सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन लगा के प्रश्न करेंगे वर्ब के पीछे, वर्ब क्या है जानना, कौन लगा के अगर प्रश्न बनाएंगे तो क्या प्रश्न बनेगा, कौन जानता है, कौन जानता है, लोग जानते हैं, तो लोग हो गया आपका सब्जेक्ट। और अगर वाक्य में सब्जेक्ट दिया तो क्या होता है, वाक्य एक्टिव होता है, एक्टिव है तो हेल्प यू क्या लगता है प्रेजेंट डिफिनिट में डू या डस। यहाँ सब्जेक्ट क्या है लोग, लोग, पीपल, पीपल प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन के साथ क्या लगता है डू लगता है, तो हेल्प यू हम नोट कर लेते हैं डू। अब ट्रांसलेशन शुरू करेंगे, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश बनाएंगे। प्रश्नवाचक शब्द है आपका कितने, यहाँ पे कितने की इंग्लिश होगी हाउ मेनी, क्यों होगी तो देख लेते हैं चेक करके। कितने के बाद जो शब्द है लोग लिखा है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो हो गया पीपल, और पीपल के साथ 2 3 4 लगा के देखिए 2 पीपल 3 पीपल फ्यू पीपल, ये सुनने में सही लग रहा है, सही लग रहा है, तो इसका मतलब ये वाक्य, ये जो शब्द है लोग, ये काउंटेबल नाउन है, अगर ये काउंटेबल नाउन है तो कितने की इंग्लिश हो जाएगी हाउ मेनी। नंबर 2 प्रश्नवाचक शब्द के साथ लिखी हुई संज्ञा की अंग्रेजी। प्रश्नवाचक शब्द है कितने, इसके साथ लिखी हुई संज्ञा है लोग, तो लोग की इंग्लिश इसके बगल में बनेगी। नंबर 3 हेल्प यू का पहला शब्द, हेल्प यू अब आपका है डू। नंबर 4 हो गया, नंबर 4 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है लोग, लोग की इंग्लिश यहाँ पहले ही बना चुके हैं, तो अगर लोग की इंग्लिश यानी सब्जेक्ट की इंग्लिश पहले ही बन चुकी है तो गलती से भी ऑब्जेक्ट की इंग्लिश वहाँ पे मत बना दीजिएगा, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है अगर एक्टिव हो तब सब्जेक्ट की इंग्लिश इस पोजीशन में बनाते हैं, और पैसिव हो तब ऑब्जेक्ट की इंग्लिश इस पोजीशन में बनाते हैं। आप जैसा देख सकते हैं ये वाक्य पैसिव नहीं है, इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट की इंग्लिश है वहाँ पर नहीं बनेगी। ठीक, सब्जेक्ट की इंग्लिश अगर पहले बना चुके हैं तो आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं सोच के कि यार सब्जेक्ट तो हम पहले बन चुके थे अब क्या करें, चलो ऑब्जेक्ट की इंग्लिश वहाँ बना देते हैं। ऑब्जेक्ट की इंग्लिश वहाँ बना देंगे तो वाक्य का अर्थ बदल जाएगा या वाक्य गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट की इंग्लिश नहीं बनेगी। ऑब्जेक्ट की इंग्लिश कहाँ बनेगी, अगर वाक्य एक्टिव हो वर्ब के बाद, यानी ऑब्जेक्ट की इंग्लिश वर्ब के बाद बनाते हैं। तो चलिए नंबर 5 पे आते हैं, नॉट, नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 6 हेल्प यू का बचा हुआ शब्द, डस के साथ कोई, डू के साथ कोई बचा हुआ शब्द नहीं है, बी, बीन, बीइंग कुछ नहीं है, छोड़ देंगे। नंबर 7 वर्ब, वर्ब है जानना नो। नंबर 8 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हें यू।
हाउ मेनी पीपल डू नो यू, लेकिन यहाँ से डू हट जाएगा। क्यों डू हट जाएगा? आपने जैसा अपने पिछले ऑडियो वीडियो में देखा था, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, आप फिर से देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। इसमें लिखा है कि अगर डू या डस के तुरंत बाद वर्ब या नेवर आए तो डू डस को हटा दिया जाता है। तो यहाँ पे डू के तुरंत बाद वर्ब आ रहा है नो, तो डू को हटा दिया जाएगा। और जब डू को हटा दिया जाएगा तो कभी भी वर्ब में एस या एस नहीं जोड़ेंगे, डस हटाने पे जोड़ेंगे। ये हम लोगों ने चर्चा किया है। तो बना हाउ मेनी पीपल नो यू। अगला वाक्य जैसे आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, क्या किताबें हमें कुछ सिखाती हैं। क्या किताबें हमें कुछ सिखाती हैं। तो वर्ब क्या है इस वाक्य में? सिखाना। सिखा मतलब वर्ब ना, सिखाना। सिखा शब्द के साथ नाक्षर जोड़ सकते हैं। सिखाना, इससे पता चलता है कोई काम होता है। सिखाते हैं तो जानते हैं, कोई भी हो सिखाता है तो आपको कुछ बतलाता है और कुछ समझाने की कोशिश करता है तो आप सीखते हैं। तो यहाँ भी सिखाना एक प्रक्रिया है, तो ये वर्ब कहलाएगा। सिखाना वर्ब है। वर्ब खोजने के बाद हमें क्या खोजना होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे किसको लगा के ब्रश करते हैं। किसको सिखाती हैं, किसको सिखा रही हैं, किसको सिखा रही हैं? हमें सिखा रही हैं। हमें हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट खोजने के बाद क्या खोजना होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे क्या करते हैं? क्रिया के पीछे कौन शब्द लगा के ब्रश करते हैं। कौन सिखाता है, कौन सिखा रहा है, कौन सिखा रहा है या कौन सिखाता है? किताबें सिखा रही है, तो किताबें हो गया आपका सब्जेक्ट। अगर वाक्य में सब्जेक्ट दिया है तो वाक्य क्या कहलाता है? एक्टिव। अगर एक्टिव है तो हेल्प यू क्या लगना चाहिए? डू या डस, क्योंकि ये प्रेजेंट डिफिनिट है। तो इसमें हेल्प यू क्या लगेगा? डू लगेगा कि डस लगेगा? जी हाँ, यहाँ पे लगेगा डू। क्यों? क्योंकि किताबें सब्जेक्ट है। किताब, एक किताब की बात नहीं हो रही, एक से ज़्यादा किताब की बात हो रही है, इसलिए लिखा है किताबें। बहुवचन है, प्लूरल है। प्लूरल नाउन के साथ हेल्प यू क्या लगता है? डू लगता है। तो हेल्प यू आपको मिल गया। हेल्प यू हम पहले नोट कर लेते हैं। हेल्प यू नोट करने के बाद अब ट्रांसलेशन शुरू करेंगे। सबसे पहले लिखा है प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश बनाओ। इसमें प्रश्नवाचक शब्द है क्या। क्या शब्द की इंग्लिश नहीं बनाएंगे? क्यों नहीं बनाएंगे? पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, फिर से बतला देते हैं। देखिए, क्या की इंग्लिश कभी बनती है तो कभी नहीं बनती है। कब बनती है, कब नहीं बनती है? बहुत सिंपल सा एक तरीका मैंने बताया था कि क्या शब्द के तुरंत बाद जो शब्द दिखे, अगर वो वर्ब हो तो क्या की इंग्लिश बनाइए, और अगर क्या शब्द के तुरंत बाद वाला शब्द वर्ब ना हो तो क्या की इंग्लिश मत बनाइए। सिंपल सा तरीका है। या दूसरा तरीका ये कि क्या, जब वाक्य की शुरुआत हो रही है क्या शब्द से, तो पहले देखिए प्रश्न को सुनिए और उसके बाद देखिए इसका उत्तर हाँ या ना में आने वाला है क्या। जैसे प्रश्न है, क्या किताबें हमें कुछ सिखाती हैं? अगर सिखाती हैं तो बोलेंगे हाँ, नहीं सिखाती है तो बोलेंगे नहीं। यानी इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में आएगा। अगर प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में आए तो क्या की इंग्लिश मत बनाइएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या की इंग्लिश नहीं बनाएंगे, यानी जो क्या की तो इंग्लिश क्या होती है? वॉट। तो वॉट नहीं लिखेंगे, पहले क्या की इंग्लिश नहीं बनाएंगे। तो चलिए, अगर क्या की इंग्लिश नहीं बनाएंगे, प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश नहीं बनाएंगे, तो ट्रांसलेशन शुरू करेंगे करना नंबर 3 वाले पोजीशन से, यानी हेल्प यू का पहला शब्द। हेल्प यू आपका है डू, तो पहले लिख देंगे डू। नंबर 4 सब्जेक्ट। अगर वाक्य एक्टिव हो, आप जान सकते हैं, आप देख सकते हैं कि वाक्य एक्टिव है, इसलिए इसने सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? बुक। बहुवचन है तो बुक्स। डू बुक्स। नंबर 5 नॉट। नॉट तो है नहीं इस वाक्य में, छोड़ देंगे। नंबर 6 हेल्प यू का बचा भाग। डस, डू के साथ कोई हेल्प यू का जुड़ा हुआ भाग नहीं दिख रहा। बी, बीन, बिंग नहीं दिख रहा, उसको भी छोड़ देंगे। नंबर 7 वर्ब। वर्ब है सिखाना, टीच। नंबर 8 ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है आपका हमें, अस। अस तो ट्रांसलेशन पूरा हो गया, लेकिन बचा क्या? कुछ। कुछ की इंग्लिश यहां पे हो जाएगी एनीथिंग। डू बुक्स टीच अस एनीथिंग? क्वेश्चन मार्क। समझ में ना आया तो फिर से पीछे जाके देखिएगा। एक और वाक्य आपके सामने है जो कि इस बार पैसिव का वाक्य हो गया। आप भी सोच रहे होंगे अब तक पैसिव का वाक्य क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया। देखिए, आ ही गया। तो बनारस को मंदिरों का शहर क्यों कहा जाता है? तो इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे? वर्ब क्या है? वर्ब है कहना, कहा, कहना। ठीक। और अगर आप में से कोई ये सोच के कंफ्यूज है कि यार जा शब्द भी लिखा हो, ये भी तो वर्ब हो सकता है, क्योंकि इसमें भी ना सकता है, ना लग सकता है जाना, तो फिर चेक करने का मैंने तरीका बताया। क्या करो, जाके पहले वाला शब्द छुपा लो। कहाँ शब्द छुपाते हुए वाक्य पढ़िए। बनारस को मंदिरों का शहर जाता है। बनारस को मंदिरों का शहर क्यों जाता है? सही लग रहा है सुनने में? सही नहीं लगा तो इसका मतलब ये वाक्य में जा शब्द का कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि एक पैसे वाला वाक्य है और पैसे वाले वाक्यों में अक्सर वर्ब के साथ जा शब्द जुड़ा हुआ दिखता है। लेकिन अब आप ये सोच के मत उछलने लग जाइएगा कि चलो ये ट्रिक मिल गया।
ट्रिक तो जरूर है, अच्छा ट्रिक भी है अगर आप उसको सावधानी से प्रयोग करें तो। लेकिन अक्सर क्या होता है, जब जहाँ शब्द देखते हैं तो लोगों को दिमाग यहाँ एक ही ट्रैक पे दौड़ने लगता है कि ये पैसिव है, पैसिव है, तुरंत पैसिव का हेल्प लगा के ट्रांसलेशन करना शुरू कर देते हैं। ये खतरनाक स्थिति है। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये जो स्थिति है ये तब इसको प्रयोग में लाइए जब आप थोड़ा सीख जाए, जब आपको वास्तव में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट खोजना आ जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होगा जहाँ पे जा शब्द लगा भी होगा तो वाक्य एक्टिव निकलेगा, तो आप धोखा खा सकते हैं। दूसरी बात, और जब वाक्य लंबे हों, भले मान लीजिए कि वाक्य आपने पकड़ लिया कि ये पैसिव है, लेकिन फिर भी उसमें अंत में आपको ऑब्जेक्ट खोजना पड़ेगा। छोटे मोटे वाक्य के तो ऑब्जेक्ट आप अंदाजा भी लगा सकते हैं, लेकिन जब वाक्य कुछ कॉम्प्लिकेटेड होंगे, बड़े होंगे, उस समय अगर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट खोजना नहीं आता होगा, यकीन मानिए आप बिल्कुल उस सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। चूँकि अभी हमने शुरुआत किया है वीडियोज़ का, तो इसमें हमें इतने कठिन सेंटेंस को डील नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं बाद वाले वीडियोज़ में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट खोजना जरूरी और भी क्यों है, वो बाद वाले वीडियोस में और भी जान जाएंगे आप। इसलिए फिलहाल चलिए देख लेते हैं वर्ब है कहना, कहा, कहा मतलब कहना। ठीक, ये वर्ब है। वर्ब खोजने के बाद क्या खोजते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे किसको शब्द लगा के प्रश्न करते हैं। किसको कहा जाता है, अगर मान लीजिए आपने मान लिया होता कि ये जो ट्रिक है मैंने जो बताया कि छुपा के देखो, पूरा वाक्य पढ़कर देखो, अगर गलत लगे तो समझ जाओ कि ये वाक्य पैसिव है। जाके पहले वाला शब्द छुपाओ, बनारस को मंदिरों का शहर क्यों जाता है, सुनने में गलत लगा तो समझ लो पैसिव है। ठीक है, आपने समझ लिया पैसिव है। अब आपके सामने ये एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि इसमें ऑब्जेक्ट किसको माने, सब्जेक्ट किसको। सब्जेक्ट तो नहीं है क्योंकि ये पैसिव है, पहले ही मान लीजिए, क्योंकि ये पैसिव है तो सब्जेक्ट तो होना ही नहीं है, क्योंकि पैसिव उन्हीं वाक्यों को कहा जाता है जिसमें सब्जेक्ट नहीं दिया होता है। तो चलिए आपको ये भी मालूम हो गया कि इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो है ना, क्योंकि जब तक आप ऑब्जेक्ट नहीं पता करेंगे तब तक आप ट्रांसलेशन में ये जो लिखा ऑब्जेक्ट इंग्लिश बनाओ, वहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मंदिर लिखेंगे, शहर लिखेंगे, बनारस लिखेंगे। यहाँ पर तीन तीन संज्ञाएं दी हुई हैं, मंदिर भी संज्ञा है, शहर भी संज्ञा है और बनारस भी संज्ञा है। यानी जो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट होता है, वो अक्सर कोई संज्ञा होती है। तो आपके वाक्य में तीन तीन संज्ञा दी हुई हैं, आप किसको अब मानेंगे कि ये सब ऑब्जेक्ट है। इसलिए ऑब्जेक्ट खोजना जरूरी है, सब्जेक्ट खोजना जरूरी है। ये बात मैं बार बार आपको इसलिए याद दिला रहा हूँ। इसी चीज के लिए मैंने इतना स्ट्रेस दिया है, और इसीलिए इसी कारण मैं बराबर हर वाक्य को इस तरह समझाता हूँ कि पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट खोजता हूँ, उसके बाद मैं कुछ ट्रांसलेशन करने के लिए अगला कदम उठाता हूँ। आपके अंदर ये आदत जब तक पैदा नहीं होगी तब तक आप एक अच्छे ट्रांसलेटर नहीं बन सकते हैं, आप ग्रामर ठीक से नहीं सीख सकते हैं। ये मेरा दावा है, ये लिख के रख लीजिए आप कहीं। तो सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट खोजना है। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे किसको शब्द लगा के प्रश्न करते हैं, किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है। मंदिरों का शहर जो कहते हो भाई, किसको कहते हो, किसको मंदिरों का शहर कहा जाता है, तो उत्तर मिला बनारस को। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट खोजने के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट खोजना जरूरी नहीं, क्योंकि आप पहले ही समझ चुके हैं ये सब्जेक्ट वाक्य, ये वाक्य पैसिव है, तो इसलिए सब्जेक्ट खोजने की क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी हम अपने आश्वासन के लिए एक बार सब्जेक्ट खोज के देख ही लेते हैं, अपने तसल्ली के लिए सब्जेक्ट खोज के खोज लेते हैं, कौन लगा के प्रश्न कर लेते हैं, कौन कहता है, कौन कहता है, कौन कहता है बनारस को मंदिरों का शहर कौन कहता है, कौन है जो कह रहा है कि बनारस मंदिरों का शहर है, वो कौन इंसान है, वो कौन लोग हैं। तो यहाँ पे उस व्यक्ति का जिक्र नहीं दिया हुआ है, यानी इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया है। अगर सब्जेक्ट नहीं दिया तो वाक्य क्या हुआ, पैसिव हुआ। ठीक, तो पैसिव है तो हमें क्या लगाना है, हेल्प यू के स्थान पर इज आर या एम, क्योंकि प्रेजेंट डिफिनिट में पैसिव में इज आर या एम लगता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा बनारस को देख के लगाएंगे, क्योंकि बनारस ऑब्जेक्ट है। जब वाक्य पैसिव है तो ऑब्जेक्ट को देख के हेल्प यू लगाया जाता है पैसिव में। तो ऑब्जेक्ट क्या है, बनारस। बनारस एक वचन है, एक वचन के साथ क्या लगता है, हेल्प यू इज लगता है। तो हेल्प यू आपका सामने लिख लिया हमने, इज लगेगा। हेल्प यू लिखने के बाद हमें ट्रांसलेशन करना है। ये प्रश्नवाचक वाक्य है। क्यों प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है क्यों। जब वाक्य में क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसके इत्यादि शब्द दिए हो तो वाक्य कहलाता है प्रश्नवाचक। तो यहाँ पे क्यों शब्द दिया इसलिए प्रश्नवाचक है। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश बनाएंगे। क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। नंबर 2 लिखा है प्रश्नवाचक शब्द के साथ लिखी हुई संज्ञा की अंग्रेजी। तो देखिए प्रश्नवाचक शब्द है क्यों, क्यों के बाद जो वर्ब शब्द लिखा है ये लिखा है कहाँ, ये है एक वर्ब, ये संज्ञा नहीं है। तो हर प्रश्नवाचक शब्द के बाद संज्ञा है ये जरूरी नहीं है। कुछ एक प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जिसके बाद संज्ञा आती है, कुछ के बाद नहीं आती है। वो कौन कौन से शब्द है जिसके बाद संज्ञा नहीं आती है, वो शब्द है जैसे क्यों, कहाँ, कब, कैसे इत्यादि जो शब्द है क्यों, कहाँ, कब, कैसे और क्या। क्या एक ऐसा शब्द है जिसके बाद प्रश्नवाचक शब्द आ भी सकता है, संज्ञा आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। ठीक है, तो वैसे किसको, जो ये जो शब्द हमने बोला क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये जो 4-5 शब्द हैं इसके बाद कभी संज्ञा नहीं आती है। ठीक, तो ये शब्द अकेले लिखे जाते हैं, यानी इन शब्दों के बगल में जो शब्द होता है उसके साथ नहीं लिखा जाता है, जोड़ के नहीं लिखा जाता है। इसके बाद तो नंबर 2 छोड़ देंगे।
नंबर 2 छोड़ देंगे क्योंकि संज्ञा नहीं है। तो नंबर 3 पे आ जाएंगे, एलपीओ का पहला भाग। एलपीओ क्या है? इज। नंबर 4 सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, अगर पैसिव है तो ऑब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये जो पैसिव है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपका बनारस, तो बनारस की इंग्लिश लिख देंगे। इसके बाद लिखा है नंबर 5 नॉट, नॉट है नहीं इस वाक्य में, छोड़ देंगे। नंबर 6 एलपीओ का बचा हुआ शब्द, इसके साथ कोई बचा हुआ शब्द नहीं है, छोड़ देंगे। अच्छा, यही दो ऐसे टेंस हैं जिसमें पैसिव वाले वाक्यों में पहचान वाले शब्द, मतलब पैसिव वाले वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसके साथ ना बी लगा होता है, ना बीइंग लगा होता है, ना बीन लगा होता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इज अकेले हैं इसलिए इज अकेले लिखा है। तो वाई इज बनारस, यानी ऑब्जेक्ट की इंग्लिश बना लिया। नंबर 5 नॉट, नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 6 एलपीओ का बचा वर्ग नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 7 वर्ब, वर्ब है कहना, कॉल, थर्ड फॉर्म कॉल्ड। क्यों कॉल्ड थर्ड फॉर्म? क्योंकि पैसिव है, पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, इसलिए कॉल्ड। इस तरह से अब लास्ट में लिखा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनारस को, बनारस को की इंग्लिश तो बनी चुकी है, तो वाई इज बनारस कॉल्ड, इतना हो गया। अब जो बचा उसको लेके सिंपली आगे जोड़ देंगे। क्या बचा? मंदिरों का शहर। तो अगर को शब्द लगा हो तो कभी को शब्द की इंग्लिश, को का की दो संज्ञा के बीच में अगर को का की शब्द लगा हो, दो संज्ञा के बीच में को का की लगा हो, तो कभी को की इंग्लिश होती है ऑफ और कभी होती है एपोस्ट्रोफी एस। कब ऑफ लगता है, कब एपोस्ट्रोफी एस लगता है, इसके लिए एक अलग वीडियो बनेगा, उसमें हम लोग पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। फिलहाल आप यह समझ लीजिए, यहाँ पे को की इंग्लिश होगी ऑफ। क्यों होगी? क्योंकि को के पहले जो शब्द दिया है वो एक निर्जीव संज्ञा है। निर्जीव संज्ञा के साथ अगर को का की लगा है तो को का की इंग्लिश होती है ऑफ। ठीक, जब ऑफ लगा के हमें बनाना होगा तो पहले उस को के बाद वाले शब्द की पहले बनाएंगे, द सिटी, फिर को की इंग्लिश ऑफ, फिर उसके बाद मंदिरों, टेम्पल्स। वाई इज बनारस कॉल्ड द सिटी ऑफ टेम्पल्स? बच्चों को खेलने के लिए क्यों नहीं भेजा जाता है? इसमें दो वर्ब है, एक खेलना, एक है भेजना, और इसमें जा भी लगा हुआ है। जा लगा है तो जाके पहले वाले छुपा के पढ़िए। बच्चों को खेलने के लिए क्यों नहीं जाता है, सुनने में गलत लगा तो समझ जाइए पैसिव है। ठीक है, तो इसलिए जा का कोई रोल नहीं है। तो वर्ब आपका होगा मेन भेजना, क्योंकि जो भी मेन वर्ब होता है वो पीछे से देखिए, पहचान वाले शब्द के पीछे जो आ रहा है वो मेन वर्ब होता है। जिसे ता है पहचान वाला शब्द है, जिससे ये पता चल रहा है कि प्रेजेंट डेफिनेट है, इसके पीछे जो शब्द आ रहा है वही, अगर वर्ब जो वहाँ पे वर्ब दिख रहा है वो मेन वर्ब होता है। बीच में जहाँ पे वर्ब दिखता है जिसमें ने लगा होता है या ना लगा होता है वो मेन वर्ब नहीं होता है, उसको लास्ट में ट्रांसलेट करते हैं, उसका कोई रोल नहीं होता है वाक्य के एक्टिव या पैसिव के निर्धारण में। ठीक है, तो सबसे पहले भेजना वर्ब है। वर्ब खोजने के बाद हमें क्या खोजना है? ऑब्जेक्ट खोजना है। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे क्या करेंगे? किसको लगा के प्रश्न करेंगे, किसको भेजा जाता है, किसको भेजा जा रहा है, तो उत्तर मिला बच्चों को, तो बच्चों को हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट खोजने के बाद सब्जेक्ट खोजना है। सब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे कौन शब्द लगा के प्रश्न करेंगे, कौन भेज रहा है, कौन भेज रहा है, या किसने शब्द लगा के प्रश्न करेंगे तो किसने भेजा, कौन भेज रहा है या किसने भेजा। जरूरी नहीं लास्ट में ताहे लगाए तो हम यही बोले कौन भेजा जाता है, किसने भेजा जाता है, ये कोई जरूरी नहीं है। आपका प्रश्न सही होना चाहिए, कौन भेज रहा है या किसने भेजा। ठीक, इसका उत्तर इस वाक्य में नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, तो मतलब वाक्य पैसिव हुआ। पैसिव हुआ तो अर्थ क्या हुआ इसका कि इसमें हेल्पियो की जगह इज, आर या एम लगेगा। आप किस तरह से निर्धारित करेंगे? ऑब्जेक्ट को देखें, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट को देकर निर्धारित करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? बच्चों, बच्चों है बहुवचन, एक बच्चे की बात नहीं हो रही, तो प्लूरल नाउन का प्लूरल नाउन के लिए जो हेल्पियो लगाना है वो लगाएंगे, वो क्या है? आर। अब ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश बनाएंगे। इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द है क्यों, क्योंकि इंग्लिश हो जाएगी वाई। नंबर 2 लिखा प्रश्नवाचक शब्द का लिखी हुई संज्ञा, तो इसमें क्यों के बाद जो शब्द लिखा है नहीं लिखा है, इसकी ये तो संज्ञा होता नहीं है, इसलिए इसकी इंग्लिश के बगल में नहीं बनाएंगे। वैसे भी अभी मैं बताया कि क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये सारे 4-5 ऐसे शब्द होते हैं। इसके बाद अगर कोई संज्ञा आती ही नहीं है और आएगी भी नहीं, आएगी भी तो लिखेगी यानी साथ नहीं लिखेंगे। तो नंबर 2 छोड़ देंगे। नंबर 3 हेल्पियो का पहला भाग आर। नंबर 4 सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट अगर पैसिव हो, ये पैसिव है तो ऑब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे, बच्चों, चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। नंबर 5 नॉट, नॉट है, नॉट लिख देंगे। नंबर 6 हेल्पियो का बचा भाग नहीं है। नंबर 7 वर्ब, वर्ब है भेजना, सेंड, थर्ड फॉर्म होता है सेंट, सेंड माने भेजना, उसका थर्ड फॉर्म सेंट, क्योंकि ये पैसिव है, थर्ड फॉर्म लगेगा। नंबर 8 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पहले ही बन चुका है, तो अब क्या बचा रह गया? खेलने के लिए। तो वर्ब में अगर ने के लिए अक्षर लगाओ तो 90% टाइम ने के लिए की इंग्लिश होगी टू, फॉर नहीं, और उसके बाद जो वर्ब के साथ जुड़ा हुआ ने के लिए उसका फर्स्ट फॉर्म टू प्ले।
अब 90% टाइम टू लगेगा, 10% टाइम फॉर लगेगा। ये कब लगता है ये भी बाद में किसी वीडियो में चर्चा करेंगे जब प्रीपोजिशन पढ़ रहे होंगे। तो इसके बाद एक और वाक्य लेते हैं। एक और वाक्य है, तुम किसकी फिल्में देखना पसंद करते हो। इसमें भी दो वाक्य है, दो वर्ब है, देखना और पसंद करना। लेकिन मैंने कहा जो पीछे से चलते हैं, पहचान वाले शब्द के पीछे जो वर्ब है वो मेन वर्ब है। पसंद करना ये मेन वर्ब है। वर्ब खोजने के बाद ऑब्जेक्ट खोजेंगे, किसको लगा के प्रश्न करेंगे, किसको पसंद करते हो, उत्तर मिला नहीं मिला। किसको पसंद करते हो, ऐसा कोई उत्तर नहीं मिला। किसको पसंद करते हो, आप बोलेंगे फिल्म पसंद करते हैं, नहीं फिल्म नहीं पसंद करते हैं। देखिए ये जो फिल्म है ये देखना वर्ब का ऑब्जेक्ट है, जो कि देखना वर्ब है, ये दूसरा वर्ब है। तो दूसरा जो वर्ब दिया होता है उसका भी एक अलग ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो उसको इस वर्ब की जब इंग्लिश बना लेंगे तब खोजेंगे किसको देख रहे हो, तो उत्तर मिलेगा फिल्म नहीं। ठीक, सही है। तो यहाँ पे फिल्म आप इसका ऑब्जेक्ट है, तो इसका उत्तर इस वर्ब से नहीं मिला, यानी किसको पसंद करते हो ये उत्तर नहीं मिला। इसका उत्तर मिलेगा भी नहीं। किसकी पसंद करते हो उत्तर नहीं मिलेगा। किससे पसंद करते हो ये भी सुनने में गलत लगा। किसे पसंद करते हो ये भी सुनने में सही नहीं लगा। क्या पसंद करते हो उत्तर मिला। क्या पसंद करते हो, देखना पसंद करता हूँ। क्या पसंद करते हो, देखना। तो एक तरह से ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये दूसरा वर्ब जो ये ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ये सोच के चलिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, अब सब्जेक्ट खोजते हैं। कौन लगा के प्रश्न करते हैं, कौन पसंद करता है, कौन पसंद करता है, तुम। तो तुम हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दिया तो मतलब वाक्य एक्टिव है, तो यू के साथ क्या लगता है, डू। हेल्प यू मिल गया। अब ट्रांसलेशन करेंगे। पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश बनाएंगे। प्रश्नवाचक शब्द है किसकी, किसकी की इंग्लिश हो जाएगी हुज। हुज। नंबर 2 प्रश्नवाचक शब्द के साथ लिखी हुई संज्ञा की अंग्रेजी। प्रश्नवाचक शब्द के साथ लिखी हुई संज्ञा है फिल्में। किसकी के साथ लिखी, फिल्में। नंबर 3 हेल्प यू का पहला शब्द, हेल्प यू अब है डू। नंबर 4 सब्जेक्ट, अगर एक्टिव हो सब्जेक्ट है तुम। नंबर 5 नॉट, नॉट नहीं है छोड़ देंगे। नंबर 6 हेल्प यू का बचा भाग, डू के साथ कुछ नहीं है छोड़ देंगे। नंबर 7 वर्ब, वर्ब है पसंद करना लाइक। नंबर 8 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपने क्या खोजा था, क्या पसंद करते हो, तो उत्तर मिला देखना। तो समझ लीजिए उसका ऑब्जेक्ट ही सही। तो देखना की इंग्लिश यहाँ पे टू वॉच। हुज फिल्म डू यू लाइक टू वॉच। अगर क्या चाहते तो लाइक वॉचिंग ये भी लिख सकते थे। यहाँ पे एक्चुअली वॉचिंग ही होना चाहिए, टू नहीं होना चाहिए। रीजन बता दूं, जब हम कहते हैं तुम किसकी फिल्म देखना पसंद करते हो, मतलब हमेशा की बात है। अगर हमेशा की बात है, जो चीज़ आप हमेशा पसंद करते हैं उसकी कोई बात हो रही हो, तो लाइक के बाद जो दूसरा वर्ब आता है उसमें आईएनजी लगा देते हैं। ठीक, लेकिन अभी हम आपसे पूछ रहे हैं कि तुम किसकी फिल्म देखना पसंद करोगे, मतलब अभी रोज की बात नहीं हो रही है। अभी हम आपकी इच्छा जानना चाह रहे हैं कि तुम किसकी फिल्म देखना पसंद करोगे, तो ये रोज की बात नहीं हुई। तो उस केस में लाइक के बाद जो दूसरा वर्ब आएगा उसमें टू लगा के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक, ये सारी डिटेल्स आगे जब आप एडवांस लेवल में पढ़ेंगे तो और भी आपको सीखने को मिलेगा। तो फिलहाल ये समझ लीजिए, हुज फिल्म डू यू लाइक वॉचिंग, डू यू लाइक वॉचिंग। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने आज प्रेजेंट डेफिनेट के कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डील किया है। कुछ ही सेंटेंसेस को डील कर पाते हैं क्योंकि टाइम की कमी होती है। और अगर आप चाहेंगे तो मैं आगे आने वाले दिनों में और भी इससे रिलेटेड वीडियोस बनाता ही चला जाऊंगा, और ये सारी चीज़ें फिर से हम लोग रिपीट करते चले जाएंगे, और नए नए सेंटेंस और कुछ कठिन सेंटेंसेस को भी हम लोग डील करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए और बताते रहिए लोगों को इस वीडियो के बारे में, ताकि और प्रमोशन मिले और मुझे और उत्साह मिलता चला जाए। इससे पहले मैं आपके सामने स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस दे के जा रहा हूँ होमवर्क के रूप में, जिसको आप करके रखिएगा, जिसको हम लोग अगले वीडियो में, जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले सीधे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट नहीं, इसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे। मेरा कुछ इधर उधर चलता है, आप उसकी चिंता मत करिए। आपको पढ़ने से मतलब, इसके पीछे रीज़न है क्यों मैं इस तरह से इस क्रम में चल रहा हूँ, इसके भी पीछे रीज़न है। ठीक, तो अभी हम लोगों ने जो जितने वीडियोस देखे, उसके बाद अब प्रेजेंट डेफिनेट का जो ये वीडियो आपने देखा, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डील किया था, इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो होगा हम लोगों का पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जो हम लोग डील करने वाले हैं उसमें इस प्रश्न के उत्तर मिलेंगे होमवर्क के। तब तक के लिए जय हिंद।